नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DSSB द्वारा अभी हाल ही में कराए गए PGT हिंदी के फीमेल के पेपर को देखने वाले हैं। ये DSSB द्वारा जारी की गई आंसर की है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न पत्र जनरल प्रश्न पत्र जो होता है उसमें आप देख सकते हैं कुल 100 अंक के आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, और दूसरा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको पेपर मिलता है उसमें कुल 200 अंक के प्रश्न आप देखेंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर प्रश्न आप हिंदी साहित्य से संबंधित देखेंगे और कुछ प्रश्न आपको हिंदी शिक्षण शास्त्र से भी देखने को मिलेंगे। आइए आज इस प्रश्न पत्र के बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि कुल 120 प्रश्नों का हल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आइए देखते हैं आगे किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। आप पूरे प्रश्न पत्र को देख सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं में ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि आपको किसी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। बुक्स से हमें पढ़ाई करनी है, सबसे ज़्यादा ज्ञान हमें बुक से ही मिलता है। लेकिन बुक के साथ साथ आजकल आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। आपको जहाँ से भी जो भी मिलता है उसकी सहायता से आपको तैयारी करनी चाहिए। मेरा मानना है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि किसी भी पेपर की तैयारी अगर आप करते हैं तो जहाँ से जितनी बुक आपको उससे संबंधित मिलती है आपको खरीद लेनी चाहिए। साथ में अगर आसपास कुछ भी आपको उस प्रश्न पत्र से संबंधित उस विषय से संबंधित जानकारी मिलनी है तो एक भूख हमारे अंदर होनी चाहिए, एक जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। जितनी शिद्दत के साथ, जितनी लगन के साथ हम तैयारी करेंगे, पेपर क्लियर करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। और साथ में अगर आप तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं तो कुल 5 से 6 महीने अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम को आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जहां से जो भी जानकारी मिलती है, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितने प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं, वो आपको करने चाहिए। अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं कि हाँ ये मेरा आखिरी पेपर है और इसके बाद मुझे कोई और पेपर नहीं देना है, तो आप किसी भी प्रश्न को बड़े आराम से और बड़े प्यार से हल कर सकते हैं। आइए आगे के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 आप देख सकते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? ये पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं और राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली की गद्य की पहली रचना मानी गई है। चिंतामणि किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यानी कि हमें उपसर्ग से बने शब्द को हटाकर बाकी शब्द का चुनाव करना है। निहत्था, आधिक्य, संभावना, इन सभी में उपसर्ग है, मिलन में उपसर्ग नहीं है। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है, ईश्वर कम है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। ये सभी सही हैं। असत्य कथन का चुनाव करना है। आंसर की में आप उत्तर भी देख सकते हैं। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, ऐसा नहीं है। हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया? हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाएं आपने जरूर पढ़ी होंगी। प्रेमचंद जी के फटे जूते और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं आपने उनकी देखी होंगी, और व्यंग विधा को आगे फलित और पुष्पित करने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती हैं? खड़ी बोली में लिखी जाती हैं। आजकल जो हिंदी भाषा का रूप हम देखते हैं वह खड़ी बोली का ही रूप है। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? आंसू जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण काव्य है। 1925 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अरुणीय मधु में देश हमारा, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, और ये पूरी की पूरी कविता आप कक्षा 12वीं में भी पढ़ने वाले हैं। इसीलिए 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की जो NCERT की पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हमें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से वहाँ से अनेक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और NCERT किताबों से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमें अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आधार को मजबूत करना है, तो उन किताबों को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या है? कृष्ण का मथुरा प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की महत्वपूर्ण रचना है।
कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रामायणी में। बीजक भी उनकी रचना है, लेकिन रामायणी में उन्होंने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है। परिमल किसकी काव्य रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? नहीं है पूछा है। कमल का पर्यायवाची शब्द सतदल भी होता है, उत्पल भी होता है, सरसीज भी होता है, देव वृक्ष नहीं होता। देव वृक्ष कल्पतरु को कहते हैं। तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचनाकाल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम क्या होता है? आपको सबसे पहले छोटा, बड़ा, 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 यानी कि सबसे पहले जो उनकी रचना आई है वो गीतावली आई है, फिर रामचरितमानस आई है, फिर जानकी मंगल आई है और फिर कवितावली आई है। ये चौथा विकल्प सही है। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? महादेवी वर्मा। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं और निराला जी ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती का उपनाम उपाधि महादेवी वर्मा को दी है। हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। जूही की कली उनकी पहली कविता थी। निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? ये भी बार बार पूछा जाता है। सुमित्रानंदन पंत का नाम पहले गुसाई दत्त था। चिंतामणि की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी के बारे में बात की जा रही है। तीसरा पद प्रधान है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? अभी अभी हमने बात की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। अज्ञेय जी नहीं है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? आगामी यानी आगे आने वाला, गत यानी बीता हुआ। दूसरा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। अभय यानी कि निडर और उभय यानी कि दोनों। दूसरा विकल्प सही है। अभी सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता कुकुरमुत्ता की ये पंक्ति है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। क्रिया विशेषण जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाती है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। कहाँ हो रहा है? किसी स्थान के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वहां हो रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो यहाँ पर दाल, भारत, वृक्ष ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। भीड़ यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है जो कि अनेक व्यक्तियों के समूह की ओर इशारा कर रहा है। हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? जब हम पद परिचय देते हैं तो हिंदी में पद मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद और अव्यय पद। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? उपकार, अपकार। आसान है, चौथा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया का रूप यहाँ पर दिया गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। 4 ताकतवर मजदूर, ये किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग हुआ है कि 4 ताकतवर मजदूर, उनका कोई ना कोई नाम होगा और ये संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध ये हमारा हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। रामायण, परिवार, तेल ये सभी जातिवाचक संज्ञा नहीं होंगी। फूल यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। रामायण किसी विशेष पुस्तक का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परिवार यहाँ पर समूह का बोध करा रहा है, समूहवाचक संज्ञा है। तेल यहाँ पर द्रव्य का बोध करा रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आसान है, हार यहाँ पर प्रत्यय है। मूल शब्द यहाँ पर है पालन। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है, तो भीतरी शब्द यहाँ पर संबंध बताने का काम कर रहा है और संबंध बताते हुए विशेषता भी बता रहा है। वैसे तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 ही भेद होते हैं, छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं और विशेषण की किस प्रकार की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर भीतरी जो शब्द है वो संबंध दिखा रहा है। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है, तो ज्वालामुखी की जो भीतरी सतह है उसके साथ संबंध दिखाया जा रहा है कि वो गर्म है।
निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। वह वैसे तो सर्वनाम है, लेकिन आदमी की विशेषता के लिए प्रयोग किया गया है, तो सार्वनामिक विशेषण होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। 9 यहाँ पर संख्यावाची पद है और पहला पद जहाँ पर संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प हो। बिजली की फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने ये किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये सर्वनाम पदबंध है। दूसरा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अमीरी, क्रोध, सच्चाई ये सभी भाव हैं। कातर यहाँ पर गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो कातर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। करकट और करकट। करकट होता है कूड़ा और करकट होता है केकड़ा। करकट यहाँ पर तत्सम शब्द दिया गया है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है। अम्बु पानी होता है, पानी को हम क्षीर भी कहते हैं, सलील भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, लेकिन फलक आसमान का पर्यायवाची शब्द है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मित्रता, भ्रातृत्व, शैतानी ये सभी भाव है, लेकिन शीतल फिर से यहाँ पर क्या है, गुण। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। यहाँ पर दिया गया है यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी, तो यह और वह संबंध दिखाने का काम कर रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। क्षेत्र को हम खेत भी कहते हैं, देह के लिए भी क्षेत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, तीर्थ के लिए भी क्षेत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाग यहाँ पर नहीं होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं है पर आपने विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से जो है उसी विकल्प के साथ हम चले जाते हैं। कटौती, सपोला, बैठा ये सभी क्या है, प्रत्यय वाले शब्द हैं, लेकिन तिरोभाव यहाँ पर उपसर्ग वाला शब्द है। निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। यहाँ पर ये उसकी वही कार है जिसे, यानी कि संबंधवाचक, कार का संबंध, चुरा कर ले गया, उन दोनों का संबंध है, और जिसे शब्द की सहायता से, सर्वनाम शब्द की सहायता से वो प्रकट किया जा रहा है, तो ये होगा संबंधवाचक सर्वनाम। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नर, धन, ईश, नरेश गुण स्वर संधि का उदाहरण है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उद्धरण, उत्धन, हरण व्यंजन संधि है। निम्नलिखित विकल्पों में से सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, ये हमारा सरल वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? 6 भेद और 41 उपभेद माने हैं। निम्नलिखित में से विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा होता है घृणा के भाव। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर हमारे मन में जो घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, जुगुप्सा के भाव उत्पन्न होते हैं, वहीं से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? मध्य प्रदेश में बोली जाती है। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। वैसे अनुभाव की संख्या 4 होती है, लेकिन सात्विक अनुभाव कुल 8 होते हैं। केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। निम्न में से कौन सा काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? राजशेखर की रचना है। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ब्रज भाषा को। इंशा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? रानी केतकी की कहानी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा छोटे क्षेत्र में किसी वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए कैसे विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है? स्थानीय विज्ञापन का प्रचार प्रसार किया जाता है। हित तरंगिणी किसकी रचना है? कृपाराम की रचना है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मोल, ये पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, और नाट्य शास्त्र में ही उन्होंने रस के बारे में बताया था। भरत मुनि के अनुसार रस की कुल संख्या 8 मानी गई है, और उन्होंने काव्य की आत्मा इसे माना है। निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए।
महाकाव्य का नायक धीरोदात्त और कुलीन होता है, सही है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए, बिल्कुल सही है। संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा तो कोई आवश्यक नहीं है, ये आपका गलत होगा। महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए, ये भी ठीक है। जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ यानी व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में ये वाक्य किसका है? आनंदवर्धन ने ये वाक्य दिया था। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा विज्ञान कराता है। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अपभ्रंश के योग से बनी हुई शुद्ध राजस्थानी भाषा को ही डिंगल भाषा कहा गया है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? भट्ट लोलट। स्वांत सुखाए कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? तुलसीदास जी ने। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? देशांतर। तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर, रूप रश्मि, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। देशांतर उनकी रचना नहीं है। मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला? चिदंबरा। शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी है? रसायन शब्द से। गीतावली किसकी काव्य कृति है? तुलसीदास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? सुमित्रानंदन पंत जी का। पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया है? धर्मवीर भारती के द्वारा। संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? प्रभाकर माचुए। सर्जना के क्षण किसकी कविता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपठित गद्यांश दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपठित गद्यांश से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको सही तरीके से समझना और पढ़ना आवश्यक हो जाता है। आइए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। वैदिक युग भारत का प्राय सबसे अधिक स्वाभाविक काल था। यही कारण है कि आज तक भारत का मन उस काल की ओर बार बार लोभ से देखता है। वैदिक आर्य अपने युग को स्वर्ण काल कहते थे या नहीं, ये हम नहीं जानते, किंतु उनका समय हमें स्वर्ण काल के समान अवश्य दिखाई देता है। लेकिन जब बौद्ध युग का आरंभ हुआ, वैदिक समाज की पोल खुलने लगी और चिंतकों के बीच उसकी आलोचना आरंभ हो गई। बौद्ध युग अनेक दृष्टियों से आज के आधुनिक आंदोलन के समान था। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध बुद्ध ने विद्रोह का प्रचार किया था। बुद्ध जाति प्रथा के विरोधी थे और वे मनुष्य को जन्मना नहीं कर्मणा श्रेष्ठ या अधम मानते थे। नारियों की भिक्षुणी होने का अधिकार देकर उन्होंने ये बताया था कि मोक्ष केवल पुरुषों के ही निमित्त नहीं है, उसकी अधिकारिणी नारियां भी हो सकती है। बुद्ध की ये सारी बातें भारत को याद रही हैं और बुद्ध के समय से बराबर इस देश में ऐसे लोग उत्पन्न होते रहे हैं जो जाति प्रथा के विरोधी, जो मनुष्य को जन्मना नहीं कर्मणा श्रेष्ठ या अधम समझते थे। किंतु बुद्ध में आधुनिकता से बेमेल बात यह थी कि वे निवृत्तिवादी थे। गृहस्थी के कर्म से वे भिक्षु धर्म को श्रेष्ठ समझते थे। उनकी प्रेरणा से देश के हजारों लाखों युवक जो उत्पादन बढ़ाकर समाज का भरण पोषण करने के लायक थे, सन्यासी हो गए। सन्यास की संस्था समाज विरोधिनी संस्था है। सन्यास अगर ले लेते हैं सभी व्यक्ति तो समाज का विकास कैसे होगा? इस गद्यांश के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अगर गद्यांश हम थोड़ा सा समय लगाकर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रश्न हम जल्दी से कर पाते हैं। बुद्ध की प्रेरणा का युवकों पर क्या प्रभाव हुआ? वे सन्यासी हो गए, गृहस्थ को त्याग कर सन्यासी बन गए। दूसरा हमारा प्रश्न है, बुद्ध की कौन सी बात आधुनिकता के संबंध में ठीक नहीं लगती है कि गृहस्थ धर्म भिक्षु धर्म से निकृष्ट है, भिक्षु धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है? ये बात गलत लगती है, क्योंकि इस तरह से तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए, बुद्ध की विचारधारा व उसके प्रभाव। जब भी आपसे गद्यांश या काव्यांश पूछा जाता है तो एक प्रश्न इस तरह का जरूर पूछ लिया जाता है कि शीर्षक बताइए, और शीर्षक हमेशा कम से कम शब्दों में पूरे गद्यांश या काव्यांश के भाव को स्पष्ट करने वाला होता है। अनुच्छेद के अनुसार नारियों के विषय में बुद्ध के क्या विचार थे? नारी भी मोक्ष की अधिकारिणी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा मोक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निर्वाण, अपवर्ग, परधाम। बंधन यहाँ पर इसका विपरीतार्थक शब्द होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपठित काव्यांश भी दिया गया है, जैसे अपठित गद्यांश दिया गया था। आइए जल्दी से इसे भी पढ़ लेते हैं। एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, भटक रहा जो अंधियाली के वन में, लेकिन जिसके मन में अभी शेष है चलने की अभिलाषा। एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, मौन क्रम में निरत बंद पिंजर में व्याकुल, भूल गया जो दुख जतलाने वाली भाषा, उसको भी वाणी के कुछ क्षण दे दो। तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी पर के उधर मुखी,
नव पल्लव पर आभा की किरणें, तुम जो जगा रहे हो दल के दल कमलों की आंखों के सब सोए सपने, तुम जो बिखराते हो भू पर राशि राशि सोना, पथ को उद्भाषित करने एक किरण से उसका भी माथा आलोकित कर दो, एक स्वपन उसके भी सोए मन में जागृत कर दो, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, भटक गया जो अंधियारे के वन में। बहुत ही प्रेरणादायक पंक्तियां हैं और काव्य की पंक्तियों को समझने के लिए थोड़ा गहराई से हमें उसे पढ़ने की आवश्यकता होती है। गद्यांश को हम फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन कविता में गहरे अर्थ छुपे हुए होते हैं, लाक्षणिक अर्थ ज्यादा होते हैं। आइए देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। काव्यांश में कवि सुनहरी किरण किसे देने के लिए कह रहा है? जिसके मन में अभी भी कुछ करने की चाह नहीं है, जो अंधियारे में भटक गया है। दूसरा विकल्प सही है। कवि वाणी के कुछ पल किसे देने के लिए कह रहा है? जो अपनी दुखों को अभिव्यक्त करना भूल गया है, उसको वाणी के कुछ पल देना चाहता है ताकि वो बोलकर अपने दुखों को अभिव्यक्त कर सके। काव्य का उचित शीर्षक चुनिए। फिर से शीर्षक पूछ लिया गया है, उम्मीद की किरण। दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्याकुल का समानार्थी शब्द नहीं है? व्याकुल के समानार्थी शब्द होंगे आतुर, बेचैन, उत्सुक। नाराज इसका समानार्थी शब्द नहीं है। कवि किसके मन में स्वपन भरने के लिए कह रहा है? जो पथ भ्रष्ट हो गया है, जो अपने पथ से भटक गया है। चौथा विकल्प सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षण शास्त्र से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और कुल 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। ब्रूनर के बौद्धिक विकास के किस चरण में मॉडल और चित्रों का उपयोग करके अधिगम प्राप्त किया जा सकता है? दूसरे चरण में, और ये हमें याद ही करना होगा क्योंकि इसमें हम तुक्के नहीं लगा सकते हैं। खालिस्तान आपको दिया गया है का अर्थ है एक कृत्रिम उद्दीपन और प्राकृतिक प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाना। प्रानुकूलन वह प्रक्रिया है जो दर्शाती है कि संदेश को कैसे संप्रेषित करने की आवश्यकता है। भाषण के माध्यम से हम अपने संदेश को संप्रेषित कर सकते हैं। कौन समान साथी समूह, आयु या क्षमता के अन्य लोगों के संबंध में छात्र के प्रदर्शन या प्रगति का वर्णन करता है। मानक संदर्भित व्याख्या। आप देख सकते हैं अगर हमने इसकी तैयारी नहीं की है तो ये हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। किसी दिए गए विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से लोगों के एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सेमिनार जो कराए जाते हैं वहाँ पर लोगों को एकत्रित किया जाता है, किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, चर्चाएं की जाती हैं। आप देख सकते हैं आपने भी बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए होंगे। खालिस्तान को प्रतिभागियों के बीच अधिक सशक्त चेतना को बढ़ावा देने के लिए उपागम के रूप में माना जाता है। क्रिटिकल पेडागोगी। चौथा विकल्प सही है। कौन सा सिद्धांत गेस्टाल्ट मनोविज्ञान द्वारा दिया गया है? अंतर्दृष्टि अभिगम। बीएड में भी आप इनके बारे में पढ़ते हैं। कौन से पालन पोषण में कठोर अनुशासनात्मक तरीकों के उपयोग अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को सही ठहराने से इनकार करने की विशेषता होती है? सत्तावादी पालन पोषण। हैंस जुगर्न स्नेक के अनुसार अंतर्मुखता बहिर्मुखता आयाम का आधार खालिस्तान के कार्य पद्धति में है। आरोही जालीदार सक्रिय प्रणाली। किसमें अनुभवों पर कल्पनात्मक परिवर्तन और विमर्श शामिल है, जिससे छात्रों को अपने मन में विचारों को क्रियान्वित करने की क्षमता का विस्तार करने में मदद मिलती है? नाटक। द बेसिक फैक्टर ऑफ एजुकेशन आर प्यूपिल, टीचर, एजुकेशन, इंस्टीट्यूट एंड डैश। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी पूछा गया है एक सवाल, करिकुलम यहाँ पर आएगा। किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द गढ़ा? विलियम स्टर्न। ये आप बीएड में पढ़ते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे लोगों ने एक साथ काम किया लयबद्ध गुर्जर हट उभरे जो भाषा में विधिवत शामिल थे? यो ही हो थ्योरी। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध के प्रति घनिष्ठता या प्रतिबद्धता की भावना विकसित करता है? चरण 6। खालिस्तान अर्थात भगवान का सेवक ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। देवदासियां। निम्नलिखित में से कौन ADHD का विस्तार है? फुल फॉर्म आपको बतानी है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नवजात महिला बच्चों की विचार पूर्वक हत्या को क्या कहा जाता है? महिला शिशुवध। आमतौर पर मानकीकृत परीक्षण होते हैं जिनका उपयोग जवाबदेही के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। उच्च पण आकलन। भाषा में सीखने की अक्षमता को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। डेफिशिएंसी डिफासी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के तहत बलात्कार के कुछ मुकदमों में सहमति के अभाव के रूप में अनुमान लगाया जा सकता है? 114A। इन सभी प्रश्नों को आप आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपने सीटेट पास किया है या आपने बीएड की है तो बीएड में भी इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कुल 20 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो इन सभी का बार बार अभ्यास करने से एक अच्छी पुस्तक अगर हमें मिल जाती है तो उससे हम बार बार अभ्यास करते हैं, साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं, तो हम प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं और इतना अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं कि हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो सामान्य हमारा पेपर है इसी प्रश्न पत्र का, उसके कुल 20 अंक के जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। इसके पिछले 2 भाग हम अपलोड कर चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा भाग है जिसमें बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हमने हल किया है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।